मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत जारी है। अभी तक कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, अब दोनों पार्टियां घर में छिपे गद्दारों से निपटने की तैयारी में है। दरअसल दोनों पार्टियां चुनाव में निष्क्रिय रहे और भितरघात करने वाले नेताओं की तलाश में जुट गई है। हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने माना है कि कांग्रेस अगर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और राजनीतिक ताकत कम हो रही है, तो इसकी वजह विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी है। ऐसी खबरें हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस सभी 29 लोकसभा सीटों में ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है जो घर से निकले ही नहीं या फिर भितरघात करते रहे। पार्टी इन्हें घर बैठाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में पीसीसी समेत सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में नई नियुक्तियां होनी है। माना जा रहा है कि इनमें भितरघातियों और निष्क्रिय नेताओं को जगह नहीं मिलने वाली है। पार्टी इसके संकेत भी दे रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और खट्टे मीठे सारे अनुभव के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरी है। जिन नौजवानों ने, नेताओं ने पूरी निष्ठा, शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया है, उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा और जिसकी जो क्षमता होगी उसके अनुसार उनका एडजस्टमेंट भी होगा। चुनाव में जिन्होंने काम नहीं किया, जो घर बैठे रहे, जो शिथिल रहे, हमारी समीक्षा चल रही है। वो रिपोर्ट आने के बाद हम उस तरह का जो है सारे निर्णय लेंगे ताकि सही लोगों को सही स्थान पर रखा जा सके। कुछ इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी भी है। बीजेपी में भी चुनाव में सक्रियता के लिहाज से नेताओं का भविष्य तय होगा। पार्टी इसके लिए 2 स्तर पर गुप्त रिपोर्ट तैयार करवा रही है। एक रिपोर्ट पार्टी का संगठन तैयार कर रहा है, तो दूसरी रिपोर्ट का जिम्मा निजी एजेंसी को दिया गया है। खबर ये भी है कि 3 चरणों के चुनाव की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और चौथे चरण की चुनाव की रिपोर्ट बन रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी नेताओं का प्रमोशन और डिमोशन तय करेगी। माना तो ये भी जा रहा है कि कई विधायक और मंत्री भी इसकी जद में आएंगे। हालांकि भाजपा के नेता इस पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। यही नहीं, भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि भितरघात और बगावत तो कांग्रेस में हुई है, भाजपा चुनाव में एकजुट रही है। नहीं, अभी तक तो ऐसा ना कोई निष्क्रिय, ना कोई भीतरघाती, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। और भारतीय जनता पार्टी तो अभी चुनाव के पूरे चरण संपन्न कराने में जुटी है। कार्यकर्ता अन्य राज्यों के भी चुनाव में सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए अभी तो अब एक में लक्ष्य है कि सभी 7वां चरण के चुनाव हों और उसके बाद में परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय है और जिस सक्रियता के साथ में उसने बूथ से लेकर इस पूरे चुनाव को सफल बनाने का काम किया है, ये सबके सामने है। कांग्रेस तो केवल घर बैठकर खुश हो रही थी कि आना है नहीं, तो ना मतदान करने गए, ना कार्यकर्ताओं को निकाला, ना जनता से अपील की, ना जनता के बीच में मुद्दे पहुंचाए। और हैरानी की बात तो ये है कि स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति नहीं देकर आए। हैरानी की बात तो ये है कि स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारियों को उनके खुद के प्रत्याशियों की जानकारी नहीं थी, उनका नाम नहीं पता था, मतदान की दिनांक नहीं पता थी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती रही है, वो है सत्ता में रहे या विपक्ष में, वो सत्ता और विपक्ष से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। ये इस लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की कतार लगी रही। यही नहीं, बहुत से नेता पार्टी में तो रहे लेकिन चुनाव में नहीं दिखे। सत्ता सुख का लोभ कहे या अनुशासन का डंडा, भाजपा में भगदड़ तो नहीं मची, लेकिन निष्क्रियता और भितरघात की शिकायतें वहाँ भी आती रही। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी देनी पड़ी कि मंत्री हो या विधायक पदाधिकारी, चुनाव में सक्रियता उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। देखना यह है कि दोनों पार्टियों के अनुशासन का चाबुक किस किस की पीठ पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा घर बैठा देंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्यों चलाना पड़ रहा अनुशासन का चाबुक? किस दल में ज्यादा हुई भितरघात और बगावत? सिर्फ मछलियां बनेगी शिकार या मगरमच्छों पर भी पड़ेगा अनुशासन का जाल? क्या विधायकों, मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद बदलेगा मोहन सरकार का चेहरा?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में ही संपूर्ण 29 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि लोकसभा के अभी 3 चरणों पर मतदान होना शेष है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि मतदान हो चुका है तो मतदान के बाद के तमाम पहलुओं के कहाँ कितनी वोटिंग हुई, कितना समर्थन मिला, जो नए लोग आए उन्होंने कितनी शिद्दत से काम किया, कहीं पार्टी के अंदर कोई बेहतर घाती तो नहीं था, इन सारे पहलुओं पर दोनों पार्टियां कवायद कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इसको स्वीकार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो घर बैठा मिला होगा या जिसने काम नहीं किया होगा उसको घर बैठा देंगे। वैसे भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी संख्या पलायन कर चुकी है। अब अगर वो काम करने वाले लोग नहीं हैं, उनको अगर घर बैठा देंगे तो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस भले ही एक सीमित स्वरूप में हो लेकिन सक्रिय स्वरूप में होगी, ऐसा मानना है कांग्रेस का। वहीं अगर सूत्रों के हवालों की बात करें, अगर राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुका है और जब मध्य प्रदेश में पहला मंत्रिमंडल बना तो मंत्रिमंडल में तमाम जो नए मंत्रियों को लिया गया, जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया, उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो थी उनका जातिगत आधार के कहाँ कितने वोट हैं, कौन पिछड़ा वर्ग से है, कौन आदिवासी है, कौन दलित है, कौन कुर्मी है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है। इस प्रकार का पहली सूची में एक आधार उसको लिया गया था, एक उसको बेस बनाया था कि इस आधार पर उनका चयन किया गया है, ताकि जिस जातिगत समीकरण के आधार पर उन्हें लिया गया है उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा उन्हें लोकसभा के चुनावों में मिले। लेकिन लोकसभा के चुनावों में उल्टा वोटिंग प्रतिशत घट गया। शुरुआत के 2 चरण में तो होश फाकते हो गए, फिर 2 चरणों में मेहनत हुई, फिर भी 5% के आसपास ओवरऑल मतदान कम हुआ। तो अब जब परिणाम आएंगे और जिन क्षेत्रों में कम मत प्रतिशत सामने आएगा और वहाँ जिनको मौका मिला है उनकी छुट्टी भी हो सकती है। तो ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की संभावना है। कांग्रेस में तो फेरबदल अगर होगा तो या तो कार्यकर्ताओं को निकाला जाएगा या कार्यकर्ताओं को संभाला जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि घर बैठा देंगे तो कौन घर बैठेगा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, हैं महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से, डॉक्टर बाणी आहलूवालिया मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, जिन्होंने काम नहीं किया होगा उनको घर बैठा देंगे, उठक बैठक लगवा देंगे, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन वैसे ही बहुत सारे लोग चले गए थे। अब उसमें भी ये संशय है कि काम नहीं किया होगा। ऐसा क्यों नहीं करते उनको कि इतना उन्हें मोटिवेट कर दें, उन्हें इतना उत्साहित कर दें, उन्हें इतना उत्प्रेरित कर दें कि वो कांग्रेस के लिए खम ठोक के खड़े हो जाएं। वो तो सब होता नहीं है ये कि उनको बिठा देंगे, उनको बाहर कर देंगे। अब वैसे ही लोग कितने हैं, उसमें से भी अगर बैठाओगे और बाहर करोगे तो फिर ले दे के बचेगा क्या पवन जी? नहीं, देखिए ये बात सही है कि जो निष्क्रिय नहीं थे, निष्क्रिय और सक्रिय का एक अलग पैमाना होना चाहिए और जो भीतरघात किया उसका अलग पैमाना होना चाहिए। जो निष्क्रिय नहीं है उसकी भावनाओं को ठेस लगी किसी कारण से तो उस चीजों का भी मुआयना होना चाहिए। उस हिसाब से पार्टी को निर्णय लेना चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व उसी हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन जिन लोगों ने भीतरघात किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लिए जिन्होंने समर्पित भाव से काम किया है उनको ऑब्लाइज भी किया जाना चाहिए और जिन्होंने समर्पित भाव से काम नहीं किया है, निष्क्रिय रहे, उनको हमारा प्रयास करना चाहिए कि सक्रियता से फिर से पार्टी का काम करें। लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है कि उनके यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई हो रही, तो उनके तो हमेशा कार्यकर्ता दंभ भरते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता सक्रिय, हम तो 400 पार होने वाले हैं। तो दो बातों का विरोधाभास हो जाता है। ये 400 पार है इसलिए ऐसी कार्यवाही की बात कर रहे हैं कि उस कार्यवाही के कारण इनको इंटरनल रिपोर्ट में पता चल गया कि हम 400 पार नहीं हो रहे।
और अगर ऐसा नहीं तो दोनों बातें बड़ी विरोधाभास है और ये अपनी अपनी पार्टी के अंदर का मामला है। अपनी पार्टी के अंदर इस टाइप की कार्यवाही होती रहनी चाहिए कि भाई अगर जो निष्क्रिय नहीं किसी तरह खुल के बोल दे, जो चले गए उनकी कोई दिक्कत नहीं भाई। उनको अगर इस विचारधारा से मेल नहीं खा रहे तो उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी में उनकी विचारधारा ज्यादा उनसे मेल खा रही हो, चले गए, उनसे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ रह करके भीतरघात की उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी वाणी जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि कोई भितरघात हुआ है, किसी प्रकार की निष्क्रियता थी, लेकिन चूंकि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ेंगे और पार्टी का व्यक्तिगत मत प्रतिशत करीब 10% बढ़ाने का लक्ष्य था, तो समीक्षा तो होगी। लेकिन पार्टी ऐसा मान नहीं रही है कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया है। कांग्रेस तो कह रही है कि जो नहीं किया उनको तो घर बैठा दिया जाएगा। नमस्कार, IND 24 के दर्शकों को मेरी नमस्कार और इस वरिष्ठ पैनल को भी मेरा राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति और परंपरा के अंतर्गत काम करती है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, प्रधान सेवक से लेकर एक पन्ना प्रभारी तक, सबकी कार्यकुशलता, अनुभव और उनकी कार्य योजना के मुद्दे होते हैं हमारे पास आंकलन के लिए। और चुनाव के पहले, चुनाव के बाद निश्चित रूप से कोई भी पार्टी होगी तो वो देखेगी, वो एनालाइज करेगी कि क्या मुद्दे थे, क्या सुधारा जा सकता है, और ये एक प्रजातंत्र में एक पॉजिटिव एनालिसिस के रूप में हम पेश करें, वो मुझे लगता है अच्छी मानसिकता होती है। रही बात कांग्रेस की, तो आज कम से कम ये स्वीकार रहे हैं कि इनके मानसिक जो लेवल है, जो समझदारी है, जो आपसी इनके कार्यकुशलता है, उस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां बड़े नेता घर से नहीं निकले प्रचार करने, अपने बिल में घुसे हुए थे, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 100 तो रैली अभी तक कर चुके हैं। अभी आप देख लीजिए ना, एक रायबरेली की रैली के बाद राहुल गांधी कहां है, दिख ही नहीं रहे। दूसरा, इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जब से वो आए हैं तो पार्टी तो बिल्कुल रेत के महल के जैसे बिखर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो देखिए, नाम के आधार पर कांग्रेसी आप काम कर सकते हैं, काम के आधार पे नहीं है, गुणवत्ता के आधार पे नहीं है, और आपसी संघर्ष इतना है, इसलिए तो रोते में लगते हुए रोज कोई ना कोई छोड़ रहा है पार्टी। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी नीतियों का एकत्रीकरण है भाजपा में, जो देश के समर्पण है, जो विकासवाद के लिए हमारा समर्पण है, जो राष्ट्रवाद के लिए जो हमारा समर्पण है, इसी का हमको परिचय दिख रहा है, इसी का हमको मूल्यांकन मिल रहा है। और रही बात 300 पार, तो 300 हमने तो कर लिए, वो लक्ष्य हासिल कर लिया। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है, लक्ष्य अगली बार के लिए लक्ष्य छोटा नहीं किया जाता, और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री। आपने पूरे विश्व में प्रधानमंत्रियों को देखा होगा जिनकी लोकप्रियता कम होती जाती है, चाहे हम अमेरिका में देखें, चाहे यूरोप के किसी देश में देखें। हम तो, मैं बोलती हूँ आपको, गांधी परिवार के 4 पूर्वजों को ही देख लीजिए, हर प्रधानमंत्री के लोकप्रियता कम होती गई। पर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, परम सीमा पार कर चुकी है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी जी। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति रीति पे ही तो हम डालेंगे, उसी पे तो हम बोलेंगे, उसी का आधार है। जी जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देखिए, कांग्रेस तो खुले मंच से कह रही है कि जो निष्क्रिय रहे, जिन्होंने भितरघात किया, उनको घर बैठा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कोई भितरघात हुआ नहीं है। हालांकि आप, अगर मैंने जो एक ध्यानाकर्षण किया कि जो जब मंत्रिमंडल बना था, तो आप मंत्रिमंडल में देखें, अब जैसे प्रहलाद पटेल जी हैं और राहुल लोधी भी हैं। अब प्रहलाद जी से बड़ा लोधियों का नेता कहाँ है? तो प्रहलाद जी के सामने राहुल लोधी जी की क्या उपयोगिता, अगर जातिगत समीकरण के आधार पर देखा जाए। लेकिन चूंकि इलेक्शन थे, अब उसके बाद उन क्षेत्रवार अगर विश्लेषण किया जाएगा तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो। लेकिन संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समीक्षा करती रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी आक्रामक है। हालांकि वैसे भी बहुत लोग जा चुके हैं कांग्रेस से, अब अगर ये घर बैठा देंगे तो नए लोग तो जोड़ने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, यदि आपको सरवाइव करना है तो नए लोग आपको जोड़ने ही पड़ेंगे। अब आप देखिए कि
चुनाव जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनका उत्सव है, महापर्व है, और ऐसा लगता है कि इसी के लिए सारे लोग काम करते हैं। अब वो तो हो गया, अब लोकसभा चुनाव भी हो गए, अब आपके पास बचा क्या? और जहाँ तक भीतरघात की बातें हैं तो ये डिपेंड करेगा 4 जून के बाद परिणाम कैसे आते हैं। अभी ये मान के चला जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल 29 आउट ऑफ 29 या ज़्यादा ज़्यादा 28, ऐसा बातें चल रही हैं। लेकिन यदि 2-4 सीटें कम हो गई बीजेपी की तो ये तो बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। तब मालूम पड़ेगा कि भीतरघात कहाँ हुआ। अभी तो कोई ना कांग्रेस कह सकती है ना बीजेपी कह सकती कि भीतरघात कहाँ हुआ। भाई परिणाम ही नहीं आए तो भीतरघात की तो बात ही नहीं है। तो असली परीक्षा तब होगी जब चुनाव परिणाम आएंगे, तब मालूम पड़ेगा। लगता है कि कांग्रेस को इस विषय पर इतनी जल्दी कोई बात करनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इंतजार करना चाहिए इलेक्शन का। और कांग्रेस में तो आप ये देखिए, जीतू पटवारी जी और वीडी शर्मा की यदि बात करें तो परिवर्तन अवश्यंभावी इस समय बीजेपी में। वीडी शर्मा हो सकता है चुनाव के बाद सेंट्रल में चले जाएं, ऐसी खबरें हैं। तो यहाँ एक नया नेतृत्व तो मिलेगा। लेकिन कांग्रेस में तो नया नेतृत्व दे दिया कांग्रेस ने, मतलब जीतू पटवारी के रूप में अब कोई बदलाव होगा मुझे नहीं लगता। इसलिए जीतू पटवारी अब अपनी टीम बनाएंगे और उस टीम में वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को रखेंगे। और ख़ास तौर पर जो लोग सीनियर हैं या जो कमलनाथ जी या और सीनियर लीडर के नज़दीक रहें वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे। तो जीतू पटवारी के पास तो अब काम करने का मौका है, वो दिखाने का मौका है। असली परीक्षा तो उनकी अब होगी, क्योंकि अभी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके पास कुछ था ही नहीं कि साहब वो क्या। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि 2 सीट जीत गए वो, तो वो ये कह सकेंगे कि देखिए साहब मैंने 100% रिजल्ट दिया। तो चुनौती इस समय बीजेपी के पास ज़्यादा, उनको रिटेन करना पड़ेगा। वो 28 की 28 सीटें और 29 की 29 सीटें जाएँ तो फिर बहुत ही गुड है उनके लिए। उस हिसाब से देखा जाए तब संभावनाएं कम बनेंगी। लेकिन यदि 1-2 सीटें इधर उधर हुई तो आप देखना सबसे ज़्यादा बदलाव, सबसे ज़्यादा धमाचौकड़ी बीजेपी में बनेगी। और जैसा कि अमित शाह कह के गए हैं कि जिन मंत्री विधायकों के विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र या अपने क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उनको हटाया जा सकता है। इस बीच बीजेपी में एक चीज़ ये ज़रूर हुई है कि जब कांग्रेस से कुछ नेता इधर आए तो उसमें दो ऐसे भी हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं। एक कमलेश शाह जो कमलनाथ जी के काफ़ी करीबी हैं, उनको भी एश्योर किया गया, और रामनिवास रावत, हालांकि रावत जी ने अभी इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन बात तो हुई है, डील तो हुई है। तो अब आप इनको कैसे आप एडजस्ट करेंगे, परिणाम चाहे जो कुछ भी रहे। इसलिए चुनौती मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के खेमे में ज़्यादा है। जी पवन जी, ये बताओ कि जब फिल्म ही पूरी नहीं हुई तो क्यों बीच में गाना गा रहे हैं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। भाई फिल्म तो देख लो, उसकी पटकथा का तो अंत होने दो कि भाई ये विलन था कि हीरो था कि चरित्र अभिनेता था कि वैसे ही एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर आया था, बाल कलाकार था। आप तो बिना ही पूछे कितने आदमी थे गब्बर के रोल में आ गए हो। नहीं, देखिए बिना पूछे नहीं। आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट था कि हम पहले जांच करा रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट हम लोग भी तैयार करवा रहे हैं, जो सोर्सेस है वहां से पता कर रहे हैं, प्रत्याशी है, कई माध्यमों से रिपोर्ट आ रही है। एकदम अभी तुरंत कार्रवाई नहीं हो जा रही है। चुनाव तो हो गया, लेकिन अब अगला स्टेप यही है, तो बोलने की भी क्या जरूरत है, बोलने की भी क्या जरूरत करना है। अब ये बड़े लीडर हैं, उन्होंने कैसे बोला क्या है, लेकिन ठीक है, इंटरनल कार्रवाई तो होनी थी, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसको जस्ट एक नॉर्मल उसमें रूटीन में उन्होंने बताया होगा। और वाणी जी भी कुछ बोल रही थी, मैं बीच में थोड़ा सा, मेरी लाइट चली गई थी, बोल रही थी हम कांग्रेस की लाइट बीच में बहुत गई है, बीच में पूरे इस समय पे लाइट जब से 2014 से इतनी बार लाइट गई है कांग्रेस की, कनेक्शन कटा सा महसूस कर रही है जनता से। नहीं, कनेक्शन कटा सा महसूस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लाइट काट देते हैं, ईवीएम में इनको घपला करना होता है इसलिए लाइट काट देते हैं। इंदौर की लाइट काट दी उन्होंने, अक्षय बम को शामिल करा लिया, आपने देखा। अरे भाई साहब, हम लोग हुक डाल के लाइट चोरी नहीं करते, लाइट काट दी। तो भारतीय जनता पार्टी लाइट काटने में माहिर है, क्योंकि इन्होंने बस ये बड़े बड़े इवेंट कर देंगे, अगर आपकी बत्ती गोल हो जाती है तो आप हमको ना दोष दीजिए, ध्यान ही भटकता है। हम कहते हैं लाइट ना काटें, बढ़िया अच्छी तेज रोशनी रहे और दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए चले, अपने अपने काम बताएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस पर विश्वास ही नहीं है, काम कुछ है नहीं बताने के लिए। क्या बताएंगे कि मोदी जी ने बोला था बहुत ही महंगाई की बात। पवन जी, कई बार
कई बार लाइट पड़ोसी नहीं काटते, खुद बिजली विभाग काट जाता है। जनता के दिल का बिल नहीं भरेंगे तो फिर कटेगी लाइट। आप समझ नहीं रहे हो, आप हर बार नहीं, जनता का बिल तो भरपूर भरा है। हमारे नेता राहुल गांधी ने गले लगा लगा कर पूरा इतना भर दिया है कि फुलफिल हो गया है। वो जो एक चलिए भावनाओं देखेंगे नहीं, ऐसा है देखेंगे कि देखेंगे हमको तो- हम वाणी लोग जी तो से आप लाइट वाणी जी से से प्रतिक्रिया चकाचौंध ले हैं। लेता हूँ। देखिए, वाणी जी से हम प्रतिक्रिया। लोग तो अभी रोशनी से चकाचौंध हैं, क्योंकि हमको तो आदत थी अंधेरे में जीवन यापन करने की। जब दिग्विजय सिंह जी थे तो इस प्रदेश का जो बंटाधार हालत किया था उन्होंने, इसलिए तो बंटाधार नेता कहलाते हैं। ना लाइट थी, ना पानी था, ना सड़क थी, ना विकास था, ना उद्योग था, ना किसान था, ना कॉलेज थे, ना शिक्षा थी, ना हमको सुविधा थी स्वास्थ्य की। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कितने एम्स थे हमारे पास, कितने मेडिकल कॉलेज थे दिग्विजय सिंह के टाइम पे? अभी कितने हैं? कितने हमारे जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए सुविधाएं थी, अब कितनी है? सड़कें थी, मैं तो एक मखौल बनाती थी, खाना खाओ और सड़क पे गाड़ी लेके घूमने निकल जाओ, खाना हजम हो जाएगा, सब दिग्विजय सिंह की कृपा थी। और बता दूं, लाइट तो भैया हमको तो जनरेटर 12 घंटे 14 घंटे दिन में चलाना पड़ता था। बिजली तो अलग, पेट्रोल का खर्चा, आपने बंटाधार युवाओं का कर दिया, ये जनरेटर को मेंटेन करने का खर्चा वो अलग था। जो बच्चे स्कूल जाते थे, मैं तो आपको उनकी दशा बताती हूँ, ना किताबें मिलती थी, ना स्कूल में शिक्षक होते थे। आप लोगों ने तो शिक्षकों को कितने रुपए में भर्ती किया था, और अब शिक्षकों की भर्ती कितने रुपए में क्या मिल रहा है उनको? आप देखिए ना फर्क। बंटाधार नेता बंटाधार राज्य बना के छोड़ दिया, उसी से दे रहे हैं। अब हमारा प्रदेश स्वच्छता, आधुनिकीकरण, रेल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भी काफी विकास हुआ है। पानी देख लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, बोलती बंद हो जाएगी। सड़कों के हाल देख लीजिए, टेम्पो भर भर के पैसे आए हैं, बोलती बंद चलिए वाणी जी, समय सीमा की होगी नहीं, आपकी बोलती क्यों बंद होगी? टेम्पो में भर भर के हो गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कितना बढ़िया कंपनी ने कर दिया आपने, भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल कर दिया आपने। बोलती बंद आपकी होनी चाहिए। नंबर 1 की घोटालेबाज पार्टी, नंबर 1 की झूठी पार्टी, गरीबों का मजाक उड़ाने वाली पार्टी, फोकट में राशन वितरण करने वाली पार्टी, और राजस्थान में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था साइन जब कांग्रेस सरकार थी। अरे थोड़ा अध्ययन करने का आया करो मेरे भाई। आश्वासन देने वाली पार्टी, अनेकों ऐसी चीजें झूठ का पुलिंदा पवन जी, देखो इधर उधर के जुमलों पे बात मत करो फालतू में। आपके पास पवन जी कंट्रोल जी। वाणी जी, अरे ये बोल रही थी बोलती बंद हो जाएगी, हम इनका सम्मान कर रहे थे कि नहीं बोलती बंद क्या है, मुद्दे की बात है ना। कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है ना। बोलती बंद होने का एक मुहावरे वाली बात है। बोलती बंद का मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने ये आपसे कहा कि आप निरंतर बोलते जाओ। जीडीपी 6.2 है आज, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। सुन तो लीजिए, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से इन्फ्लेशन 3% पे है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया है। और क्या बताऊं, और बता दूं, नल की सुविधा कितने घरों में है, कितने लोगों को छत मिल गई है, 3 करोड़ और लोगों को मिल जाएंगी। उसके बाद और गिनवा ये वो बातें जी वाणी। अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि जब आपके पास बताने को बहुत होता है, योगी राज जी, एक होता है बताने को, जताने को, और एक शिकायत और सताने को। तो कांग्रेस के पास शिकायतें हैं। कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सता रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं। और एक होता है बताने को, जैसा वाणी जी ने बताया कि देखिए जबलपुर का जो एयरपोर्ट है उसका उन्नयन हुआ, ग्वालियर में एयरपोर्ट आ गया, रीवा का एयरपोर्ट का काम चालू है। मतलब ऐसा एयरपोर्ट एक ही प्रदेश में 3-3, 4-4 एयरपोर्ट, दतिया हवाई पट्टी को भी एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। और दतिया में हवाई पट्टी, उसका जब प्रदेश में हवाई पट्टी होती है कहीं ना कहीं परिवहन को फायदा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। अभी 10,000 करोड़ की सड़कें गडकरी जी अनाउंस करके गए। तो ये वाणी जी तब से लगातार जो है तुलनात्मक ही बात कर रही थी। तो जब बताने को होगा आपके पास तो आप जाते हैं,
क्योंकि आपके पास कंटेंट है। तो कौन नहीं पहुंचा, कौन पहुंचा, इसके पहले पार्टियों को ये भी विचार करना पड़ेगा कि हमारा कार्यकर्ता अगर नहीं पहुंचा तो जरूरी नहीं है कि वो दगाबाज हो, धोखेबाज हो। कंटेंट ही नहीं होता। जैसे परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है, जिसको अच्छी तैयारी होती है वो बिल्कुल दही शक्कर खा के झूम नाच के गाता है, और जो बाकी जिसकी तैयारी नहीं होती बेचारा मजबूरी में जाता है। क्या कहें? ये देखिए, एक बात तो ये बात सही है कि बीजेपी को बताने के लिए बहुत कुछ है, और इस चुनाव में देखा जाए तो मुकाबला बीजेपी का ही बीजेपी से था। जिस हिसाब से बीजेपी ने जो टारगेट फिक्स किया, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हम बूथ पे 370 प्लस करेंगे, तो ये तो उनका ही टारगेट है ना। अब इसके नीचे तो वही वो हैं, उनने उसको और एक्सटेंड किया। उन्होंने, कांग्रेस के पास तो ऐसे कुछ वो ही नहीं था, उनको तो 370 मिल जाए वोट, वो बड़ी एक मिनट जरा एक मिनट सुन लें, कुछ कह रहे थे जी वाणी जी, कुछ कह रही। देखिए क्या होता है कि हमें भी सोचना चाहिए कि हम जब मुद्दों की बात करते हैं और आंकड़ों की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। अब ये जितना हम विकास कार्य देख रहे हैं, इससे हम लोगों को रोजगार तो दे ही रहे हैं, नहीं तो क्या ये जो सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, रेलवे स्टेशंस, आधुनिकीकरण जो हो रहा है, एनजीओज, स्टार्टअप्स, ये क्या अंतरिक्ष से आ रहे हैं क्या लोग यहाँ काम करने के लिए? तो काल्पनिक क्यों ऐसी कहानियां, ऐसी रोटी बेलते हैं जो हजम ही नहीं होगी? जी कुछ आप भी कह रहे थे, कह लीजिए। मैं रोटी नहीं बेल रहा हूँ, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। आंकड़ों में तो आप बता दोगे, हम चलिए आपको ले चलते कितना रोजगार मिला। हम आंकड़ों की बात करते तो अब हमारी बात को दूसरी तरह से घुमा देते हैं। अरे 400 पार करो ना, 500 पार करो, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार करो। इंदौर जैसी घटना हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे उसमें ले जाते हैं। हम कहते हैं इंदौर जैसी घटना क्यों घटी, क्यों आपने किसी और को शामिल, सूरत जैसी घटना क्यों घटी, अरुणाचल प्रदेश में क्यों घटी, हम ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप बोलते हैं कि हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। अरे हम बता रहे हैं, आप बोल आपने नहीं बोला। 400 पार आपने सिलेंडर दिया, आपने 400 पार 450 रुपए का सिलेंडर दिया, मोदी जी ने गारंटी दी थी ना। सिलेंडर का क्या रेट है? आप जबरदस्ती की बात करते रहो। हम बेरोजगार नहीं, हमने एयरपोर्ट बना दिया, सिलेंडर का रेट 1100 रुपए था हवाई चप्पल पहनता है उसको हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे, करा दिया आपने। चलिए आप पवन जी देखिए, अब मैंने बिल्कुल बराबर समय दे दिया। पवन जी कंट्रोल, पानी हो तो पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूं। जरा अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कर लें। वाणी जी जैसे आप ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसे थोड़ा सा अच्छे से, मतलब ये जो आप बोल रहे थे ये बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो अक्षय बम जो फुस निकल गया या कहीं और जाके फट गया, वो तो अब कई बार फट जाता है दीपावली पे अपने ही हाथ में बम। अब आप उसको क्या करोगे? वो तो बम की कहानी है चलाने वाले की, अब वो क्या करें उसके लिए। जी देखिए, वाणी जी बड़ी मीठी वाणी बोल रही थी, लेकिन पवन पटेल आपा खो रहे। तो ये अब चूंकि हो गया चुनाव, अब तो एक नई चुनौतियां दोनों राजनीतिक दलों के सामने हैं, और उन चुनौती, क्योंकि आपके पास जो था सारा, जो भी मैंने पहले ही कहा कि चुनाव इनके लिए महापर्व था, अब वो आपका हो गया फिनिश। अब आपके पास क्या है? अब आप 5 साल कैसे संगठन चलाएंगे, ये चुनौती है दोनों दलों को। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बड़ा एक प्रसिद्ध सा गाना है कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को बनाना मुश्किल। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। और वैसे ही कार्यकर्ता को घर पर बिठाना आसान है, कार्यकर्ता को मना करके खड़ा करना मुश्किल। तो बिठा तो बिठा देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। समस्या है, चुनौती है तो खड़ा करने की, पार्टी को खड़ा करने की, संगठन को खड़ा करने की, खुद को सक्षमता के साथ खड़ा करने की। तो क्या वो चुनौतियां दोनों पार्टियां सहजता से और सकारात्मकता से ले पाएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इंडी एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए इंडी 24 के साथ और देखते रहिए इंडी 24। नमस्कार।